डियर फ्रेंड्स, आज ज्ञान गार्डन में हम चर्चा करेंगे कि जिंक की कमी, जिंक जो कि एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, उसकी कमी होने से कौन कौन से ऐसे पौधे हैं विशेषकर जो अपनी नाराज़गी प्रकट करते हैं, और जिंक की कमी मनुष्यों को भी किस प्रकार से प्रभावित करती है, पौधों में कौन कौन से रोग होते हैं और मनुष्यों में भी क्या समस्या आती है स्वास्थ्य संबंधी। इसके साथ ही साथ हम चर्चा यह भी करेंगे कि जिंक की कमी को हम पौधों में किस प्रकार से पूरा कर सकते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि जिंक जो है, जो 7-8 सूक्ष्म पोषक तत्व हैं पौधों के लिए बहुत ही जरूरी, उनमें से एक है, और इसकी कमी होने से आदमी भी प्रभावित हो रहा है, जानवर भी प्रभावित हो रहे हैं। ऐसा एक्सपेरिमेंट में देखा गया है, वैज्ञानिकों ने ऐसा पाया है, खासकर जब फसलों की बात करें तो जिंक वाला फर्टिलाइज़र जो है उसको सही डोज में डालने से सबसे ज़्यादा रिस्पांस जो है आलू में मिला, फिर गन्ना में यानी शुगर केन में, प्याज में, मक्का, धान और गेहूं में तो मिला ही, चना वगैरह में भी मिला। तो जिंक की कमी होने से क्या होता है कि जो पौधे हैं वे नाटे हो जाते हैं, ठीक है, पत्ते उनके छोटे हो जाते हैं, और जो उनका पोर है, जो इंटरनोड है, ठीक है, वह जो है छोटा हो जाता है, ठीक है। इसके अलावे कुछ पौधों में पत्तियां जो हैं वो गुच्छानुमा हो जाती हैं, ठीक है, और कुछ वैसा होता है कि लगता है कि कुछ मुड़ा तुरा जैसा पत्ती जो है उसका दिखने लगता है, ठीक है। इसके अलावे कभी कभी पत्तियों में जो है वो ब्राउजिंग होता है, लगता है कि ये पत्तियां जो है एक तरह से झुलसी हुई हैं, ब्राउन हो गई हैं और वेलवेटी कलर की, वायलेट कलर की हो गई हैं, ठीक है। तो इस तरह के लक्षण उभरते हैं। और कभी कभी जो है सबसे इम्पोर्टेंट तो ये होता है कि जो नस है वो हरा रहेगा पत्तियों का, लेकिन बीच का पोर्शन उसका पीला हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनमें कुछ खास लक्षण उभरते हैं, जैसे धान में खास करके जिंक की कमी से खैरा रोग होता है, चित्र में हम आपको दिखा भी रहे हैं। फिर मक्का में इससे व्हाइट बड ऑफ मेज होता है, ठीक है, श्वेत कलिका उसको कहते हैं, ठीक है। और नींबू में खास करके देखा गया है कि पत्तियां जो हैं वो काफ़ी छोटी छोटी हो जाती हैं, और सेव में भी होता है कि पत्तियां जो है वो रोसेटिंग उनमें होता है, ठीक है, लगता है कि वो एक जगह गुच्छानुमा भी हो जाती हैं। इसके अलावे आलू में भी इसका लक्षण जो है खूब उभरता है, और चौथी पत्ती जो है ऊपर से अगर देखें तो उस पर इसका लक्षण स्पष्ट होता है। फिर कपास में भी इसका लक्षण जो है काफ़ी आसानी से कमी का देखा जा सकता है। अब जो है यहाँ जानना ज़रूरी है कि जिंक आखिर करता क्या है। तो जिंक जो है वह जो भी एंजाइम बनाने का प्रोसेस है पौधों में, उसमें वो भाग लेता है। फिर जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, वह बनाता है, प्रोटीन बनाता है। फिर जो है उसमें हरितिमा जो है उसके लिए जो है वो बहुत ही लाभदायक है उसको बनाने में। इसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन है, जो कोशिका है, ठीक है, कोशिका को वो जो है एक तरह से थोड़ा स्टेबिलिटी देता है, उसको अस्थायित्व देता है, यानी लुंज पुंज टाइप का आपका फल या सब्जी जो है वो नहीं होगा, पिलपिलाइन नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए कि वो परागन में मदद करता है, ठीक है, और इस तरह से जो है फल फूल बनने में, बीज बनने में भी उसका जो है काफ़ी योगदान है, और जड़ों के विकास में भी इसका योगदान है। एक और बड़ी बात कि जो सौंदर्य ओवरऑल एक पौधे का जो होता है वह भी जो है जिंक की कमी से प्रभावित होता है, ठीक है, और बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में यह जो है ना मदद करता है पौधों को भी, ठीक है। तो ये सारी जो है भूमिकाएं हैं जिंक की। अगर 1 किलोग्राम मिट्टी में 1.2 से
1.8 मिलीग्राम तक जिंक है तो मानिए कि ये पर्याप्त है। तो सही पता तो जिंक का जांच कराने से ही लगेगा मिट्टी जांच प्रयोगशाला में, लेकिन हम मान करके चलते हैं कि अगर जिंक की कमी होगी या है तो हम क्या क्या करते हैं। लेकिन उसके पहले थोड़ा हम ये जान लें कि जिंक जो है वो जब पौधे में कम होगा, मिट्टी में कम होने से पौधे में कम होगा, पौधा में कम होने से, ठीक है, आदमी के स्वास्थ्य पर देखिए कैसे असर पड़ता है। मनुष्यों में खास करके डर्मेटाइटिस, त्वचा संबंधी कुछ रोग जो है उसमें होते हैं, बाल झड़ने लगता है जिंक की कमी से। इसके अलावा बहुत सारे इन्फेक्शन जो है ना उसके प्रति भी हमारा शरीर जो है वो ससेप्टिबल हो जाता है, ठीक है, होने की संभावना बढ़ जाती है। कभी कभी डायरिया यानी जो है वो दस्त आने की जो बीमारी है वह भी बढ़ जाती है। इसके बाद जो नपुंसकता है, ठीक है, यह भी जो है बढ़ने की संभावना रहती है। और ओवरऑल अगर देखें तो जो मनुष्य का भी इम्यूनिटी है, ठीक है, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसमें भी कमी आती है, ठीक है। और इसकी पूर्ति के लिए आप क्या करेंगे, पहले तो हम मनुष्यों के लिए चर्चा कर देते हैं कि जिंक जो है वो वेस्टर में, ठीक है, जो सीपी आपका होता है उसमें घोंघा सीपी, इसमें काफ़ी प्रचुर मात्रा में जिंक पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो नॉन वेज वाले जो चिकन है, डेयरी कुछ है, इस तरह के रेड मीट वगैरह हैं उसमें तो पाया ही जाता है। लेकिन वेजिटेरियन डाइट की जब बात करें तो मसूर में, फिर नट्स जो हैं बहुत सारे फ्रूट्स और नट्स में ये पाया जाता है, मशरूम में पाया जाता है, ओट में पाया जाता है, अनार में बहुत अच्छा जिंक का जो है अमाउंट होता है। फिर एवोकाडो में, और रसभरी जो आप खाते हैं जो कि बहुत महंगा नहीं सस्ता ही फल है उसमें भी ये जिंक होता है, अमरूद में होता है, कीवी में बहुत अच्छी मात्रा में होता है। फिर जो सी फूड हमारे हैं उनमें भी जिंक जो है ये प्रचुर मात्रा में होता है, ठीक है। अब आपके मन में आता होगा कि आखिर आदमी को जिंक चाहिए कितना, ठीक है, और पौधों को भी जिंक कितना चाहिए। तो आदमी के लिए पहले जाने कि आप जो है एडल्ट अगर हैं तो आपको मोटा मोटी 12-13 मिलीग्राम जो है ना प्रतिदिन आपको जिंक की ज़रूरत है, ठीक है। बच्चों को 4-5 मिलीग्राम जिंक की ज़रूरत है, लेकिन एडल्ट को लगभग 12-13 मिलीग्राम जिंक की ज़रूरत है। एक और चीज़ यहाँ बहुत मार्के की है कि जो पंपकिन सीड्स हैं उनमें भी जिंक होता है, बहुत बढ़िया। मटर में होता है, तुलसी के पत्ती में, मैं अभी कुछ पढ़ रहा था उसी में मिला तो सोचा कि शेयर कर दूं। तुलसी के पत्ती में जो है ना जिंक बहुत बढ़िया मतलब वो पाया जाता है, और इसीलिए शायद हमको लगता है कि जो तुलसी की पत्ती का काढ़ा चाय वगैरह पीते हैं तो उससे जो है ना आपके शरीर में रेसिस्टेंस जो है वो आता है, ठीक है। अब थोड़ा हम ये जान लें कि जिंक जो है किस मिट्टी में कम होगा। तो जब पीएच जो है मिट्टी का बढ़ेगा, मिट्टी जब क्षारीय होने लगेगी, ठीक है, तो उसमें जिंक की कमी जो है होने लगेगी, ठीक है। अम्लीय मिट्टी में जनरली जिंक की कमी नहीं होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा अम्लीय जब मिट्टी हो जाएगी तो उसमें भी जो है ये समस्या आएगी, ठीक है। जब टेम्परेचर मिट्टी का घटता है, ठीक है, विंटर में खास करके जब ज़्यादा टेम्परेचर घटेगा तब जो है उसमें भी जिंक की कमी होगी, ठीक है। आयरन अगर बढ़ गया मिट्टी में तो उसमें भी जिंक की कमी होगी। फास्फोरस अगर ज़्यादा हो गया ज़रूरत से ज़्यादा तो उसमें भी जिंक की कमी होती है, ठीक है। और जो भी आप जिंक डालते हैं ये जिंक जो है आसानी से पौधे को मिलता नहीं है, ठीक है। तो हम आगे चर्चा करेंगे कि जिंक को हम किस रूप में डालें, ठीक है, और कौन सा जिंक जो है वो सस्ता पड़ेगा, सुलभ कौन सा होता है, ठीक है। तो अब देखिए जिंक के जितने भी स्रोत हैं उसकी हम चर्चा कर देते हैं, खास करके फर्टिलाइज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो जिंक सल्फेट जो है वो कई प्रकार के मार्केट में है, ठीक है, और ख़ास करके जिंक के और भी कुछ कंपाउंड्स हैं। तो एक तो होता है जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, ठीक है, जिंक सल्फेट H2O सिंपल, उसमें जो है ना वो वाटर का एक मॉलिक्यूल होगा। तो ये जो मोनोहाइड्रेट वाला जिंक है इसमें 33% के आसपास मोटा मोटी जिंक जो है वो
पाया जाता है और ये हाईली सोल्यूबल है पानी में, बहुत बढ़िया से घुल जाता है। इसी तरह से जिंक सल्फेट ये हेप्टाहाइड्रेट है। हेप्टाहाइड्रेट में जिंक जो है वो मात्र 21-22% के आसपास आता है, 21% मानिए, तो यह भी जो है काफ़ी प्रचलित है, इसका भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावे जस्ट आपको बताते हैं कि जिंक ऑक्साइड का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन जिंक ऑक्साइड खास करके कुछ एसिडिक सॉइल वगैरह में पड़ता है। जिंक क्लोराइड का इस्तेमाल होता है, जिंक नाइट्रेट का इस्तेमाल होता है, जिंक ऑक्सीसल्फेट का इस्तेमाल होता है, और सबसे एक प्रचलित चीज़ जो है आप इस्तेमाल भी करते हैं वो है जिंक EDTA, जिसको हम चिलेटेड जिंक कहते हैं। ठीक है, अब ये EDTA क्या है? तो इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसेटिक एसिड, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, ये हमको जानना नहीं है। ठीक है, EDTA जो है दरअसल क्या होता है कि जो जनरल जिंक सल्फेट आप डालते हैं तो जिंक सल्फेट उस तरह से उतना आसानी से अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन आप जब चिलेटेड जिंक डालते हैं तो क्या होता है कि चिलेटेड जिंक को बनाने का जो तरीका होता है उसमें कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड को मिला करके जिंक में जो है तब तैयार किया जाता है, इसलिए ये थोड़ा महंगा भी पड़ जाता है, लेकिन इसकी अवेलेबिलिटी जो है पौधे को आसानी से हो जाती है। ठीक है, तो ये है चिलेटेड जिंक। चिलेटेड जिंक में मोटा मोटी 12% के आसपास एक एवरेज आप रखिए। ठीक है, वह जो है जिंक पाया जाता है। जिंकेटेड यूरिया भी है, इसके अलावा और भी कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे जिनेब वगैरह है, ये फंजीसाइड में। ठीक है, अब जरा हम देखें कि जिंक का एप्लीकेशन हम कैसे करते हैं। ठीक है, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखिए जिंक जो है हम ज़्यादा करके मोनोहाइड्रेट वाला इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये जो है 5 से 7-7.5 किलो प्रति हेक्टेयर, ठीक है, इसका इस्तेमाल होता है बसल डोज में, मिट्टी में अगर इसको आप मिलाते हैं फसल लगाने के पहले, ठीक है, खेत की जुताई में, और फिर उसके बाद लगभग इतना डोज से आप रिपीट कर देते हैं 40-45 दिनों के बाद। ठीक है, तो आपका जो है ये जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट वाला जो है ये काफ़ी कारगर है, बहुत अच्छा है, सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल भी होता है। ठीक है, तो ये मोटा मोटी आपको कहें तो 10 से 15 किलो के आसपास ये आपको लग जाता है प्रति हेक्टेयर। ठीक है, मिट्टी में डालने पर। ठीक है, और इसको आप 2 बार ऐसे करके डालें। ठीक है, एक बार लगाने के पहले फसल और एक बार लगभग 40-45 दिन के बाद डालें, चाहे तो पूरा एक बार में भी डाल सकते हैं। ठीक है, मोटा मोटी वही 10-12 किलो 15 किलो तक प्रति हेक्टेयर इसको डालेंगे। अब प्रश्न उठता है कि अगर फोलियर स्प्रे करते हैं तब क्या करेंगे। ठीक है, देखिए फोलियर स्प्रे में यानी पत्तों पर अगर जिंक का छिड़काव करना है तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसमें इसी जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट को यानी 33% वाले को हम मात्र इसका 2 से 3 ग्राम लेंगे। ठीक है, 2 से 3 ग्राम जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, उसमें जो है हम 2.5 ग्राम बुझा हुआ चूना मिलाएंगे। ठीक है, या बुझा हुआ चूना के बदले हम उसमें 10 ग्राम यूरिया मिलाएंगे। ठीक है, और इसको हम 1 लीटर पानी में मिलाएंगे, इस जिंक सल्फेट को 2 से 3 ग्राम जो जिंक सल्फेट हुआ मोनोहाइड्रेट 33% वाला, और 2.5 ग्राम उसमें जो है बुझा हुआ चूना या उसके बदले 10 ग्राम यूरिया। ठीक है, इसको 1 लीटर पानी में मिलाएंगे और तब जो है भली भांति हम पत्तियों पर इसका स्प्रे करेंगे, तो ये हमारा फोलियर स्प्रे जो है काफ़ी कारगर होगा। ठीक है, तो ये जो है हमको लगता है कि लगभग 500-600 ग्राम जो है ना ये काफ़ी मुफीद होगा 1 एकड़ फसल के लिए। ठीक है, अब जरा हम देखें खासकर फोलियर स्प्रे में इफ्को की जैसे चर्चा थोड़ी कर लेते हैं। इफ्को का जो है उसमें आपका 33% जिंक भी है। ठीक है, जो मोनोहाइड्रेट है उसमें, और 15% सल्फर भी है। ठीक है, अब जरा हम देखें, आपके मन में आता होगा कि अगर हम जिंक के लिए कुछ नेचुरल चीज़ों को डालना चाहें, ठीक है, प्राकृतिक रूप से, तो क्या डाल सकते हैं। तो अगर आप कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, मुर्गी वाले खाद का इस्तेमाल करते हैं, पोल्ट्री मैन्योर का इस्तेमाल करते हैं, उसके ड्रॉपिंग्स का। ठीक है, उसके अलावा आप जो है कुछ जैविक खेती अगर करते हैं उसमें भी है जिंक जो है मिलता रहता है पौधे को। हरी खाद अगर आप खेत में पलटते हैं उससे भी जिंक मिलता है। ठीक है, और केचुआ खाद वगैरह डालते हैं, इससे जो है जिंक खेत को मिल जाता है। ठीक है, अब जरा हम देखें कि एक बार
अगर आपने जिंक सल्फेट डाल दिया, ठीक है, खास करके मिट्टी वाले प्रयोग की बात कर रहे हैं, तो मिट्टी में अगर आपने एक बार 10 से 15 किलो जिंक सल्फेट डाल दिया, ठीक है, 33% वाला, और 20-25 किलो अगर आपने 21% वाला डाल दिया, तो लगभग जो है 3, 4, 5 फसल तक जो है फिर आपको जिंक डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बिना ज़रूरत के आप जो है ना, बिना मिट्टी जांच के जो है अगर आप यूं ही इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो कम से कम 4-5 फसल के बाद ही फिर दोबारा जो है आप उसमें जिंक डालिए, ठीक है। अब जो है एक हम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि क्या चिलेटेड जिंक जो है इससे जो है फोलियर स्प्रे भी हो सकता है। तो हाँ, चिलेटेड जिंक जो है इससे अगर आपको फोलियर स्प्रे करना होगा तो मात्र आधा ग्राम चिलेटेड जिंक लेंगे, ठीक है। ये 12% वाला जो है थोड़ा महंगा होता है। आधा ग्राम चिलेटेड जिंक 1 लीटर पानी में इसको आप डालिए, ठीक है, और इसको आप जो है स्प्रे करिए। इस हिसाब से देखा गया है कि लगभग 250 ग्राम जो चिलेटेड जिंक हुआ ये 500 लीटर पानी में जाएगा, ठीक है। और इससे पत्तियों पर भली भांति दोनों तरफ आप छिड़काव करेंगे तो जिंक की जो है पूर्ति बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। लेकिन इसको कभी भी धूप में नहीं करना है। जब डायरेक्ट सन में और हॉट सन में आप प्रयोग करेंगे तो इससे नुकसान होगा, ठीक है। तो क्या हम बेसल डोज में भी चिलेटेड जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो हाँ, बेसल डोज में भी हम चिलेटेड जिंक का इस्तेमाल करेंगे और वहाँ पर डोज इसका कम हो जाएगा। वहाँ पर जो है बेसल डोज में कहा तो जाता है कि 2.5-3 किलो जो है चिलेटेड जिंक प्रति हेक्टेयर सफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप फर्टिगेशन में यानी अगर ड्रिप के साथ जिंक को देना चाहते हैं तो वहाँ भी जो है मोटा मोटी 1.25 किलो जिंक जो है प्रति हेक्टेयर ये पर्याप्त होगा। तो इस तरह से हमने खास करके जिंक से रिलेटेड जो है कुछ आवश्यक जानकारी आपको देने की कोशिश की। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ ज्ञान गार्डन को पहले की तरह अपना प्यार देंगे और इसे सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू।